यस गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल ठीक से पहुंच रही है। यस, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है। एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियरली ऑडिबल। यस, दीक्षा ने मुझे बता दिया है यस सर, वर्णन ने मुझे बता दिया है यस सर, क्या बात है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं आगे। यस भैया, मैं यहां पे देख रहा हूं कि व्यूअर ज्यादा है और लाइक्स कम है। भैया ऐसे नहीं चलेगा, जितने व्यूअर हैं उतने लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अटेंडेंस लगी या नहीं लगी। तो भैया अटेंडेंस लगाओ और जल्दी से लाइक वाला बटन जो है वो प्रेस कर दो, ठीक है। यस, गुड इवनिंग शुभम, क्या बात है, आज मैं 22 का लग रहा हूं, क्या बात है। हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस रोजाना ये बोल दिया करो, उसके बाद में मेरा मन एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास में लग जाएगा, ठीक है ना। तो तुम जैसे ही मुझे बोल दोगे ऐसी कोई बात कि मैं एकदम खुश हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके गाइज, अब बढ़ते हैं आगे। और मुझे ध्यान है कल मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, और आज मैं आपके साथ में पॉइंट नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। और मैंने आपको कल भी बताया था, अच्छा एक सेकंड, कल की बात में एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाना मेरा बाकी रह गया था। जल्दी से मुझे बताओ, कल लास्ट पॉइंट मैंने कौन सा लिखवाया था, ए बी सी डी ई एफ जी, कौन सा लिखवाया था जल्दी से। यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि मैंने ए बी सी डी ई एफ जी कौन सा पॉइंट लिखवाया था लास्ट, मैं उसके आगे फटाफट से लिखवा दूं। डिस्पोजेबल इनकम तो मुझे याद है, पर पॉइंट नंबर क्या था। हाँ जी, पॉइंट नंबर मैंने क्या लिखवाया था भाई, पॉइंट नंबर क्या लिखवाया था, जल्दी से मुझे बताएं। हाँ जी, यस, एफ, ठीक है। तो ये लो बेटा, अब जी पॉइंट लिखो, और जी पॉइंट है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब यहां पे एक सवाल अपने मन में आता है, सर ये पर कैपिटा इनकम क्या चीज है। वैसे आपको याद है ये पर कैपिटा इनकम वाली जो बात है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी, जब मैं पहले दिन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था, नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा था। और अपन लोगों ने नेशनल इनकम का डेटा अपन लोगों ने खोल रखा था गूगल पे, और बेटा उसके बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे वहां पर भी हमने पर कैपिटा इनकम की बात की थी। और बेटा सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जीडीपी पर पर्सन। मतलब अगर मैं अपने देश की जीडीपी में पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, मतलब जीडीपी पर पर्सन, ठीक है। यस, ओके, कोई बात नहीं, आप बस नंबर कंटिन्यूएशन में डाल देना। वो जो टर्मिनोलॉजी में लिखवा रहा था, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, उसी का आगे वाला नंबर डाल देना, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम। It simply means GDP per person, GDP per person. If we divide GDP by population, GDP by population, then we will get per capita income. We will get per capita income. फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये वाली जो बात है बेटा, ये वाली बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक बार समझा चुका हूं। मैंने यहां पर दोबारा उस बात को समझा भी दिया है, लिखवा भी दिया है। जीडीपी पर पर्सन को
हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप लोग पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है चाइना और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कमी आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जब आप जीडीपी के अंदर डिवाइड करोगे पॉपुलेशन से तो वहां पे पर कैपिटा इनकम कम ही आनी है। और बेटा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, इजराइल जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑब्वियस सी बात है वहां पर जीडीपी के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन से डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है पर कैपिटा इनकम वहां पर ज्यादा आएगी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस अमन, गुड इवनिंग। यस, चलिए, और अब मेरे साथ में यहां पर आप लोग डाल दीजिए पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब दोस्तों मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं, और फिर मैं बात करूंगा उन मेथड्स में हम लोग अपनी नेशनल इनकम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं यही आपका मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है। मतलब अब तक मैंने जितनी भी बातें आपको सिखाई हैं वो इसके लिए, इसकी तैयारी के रूप में वो सारी की सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी। और अब अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला यहां पर मेरे साथ में लिखना शुरू करें। देयर आर 3 methods for calculation of national income, which are as under। 3 मेथड है और वो तीनों मेथड इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा आप लोगों को मालूम है कि मैं नोट्स जो हैं ये पूरे के पूरे बहुत डिटेल में लिखवाता हूं ताकि आप लोगों को कभी भी अपना स्टडी मटेरियल खोलना नहीं पड़े। स्टडी मटेरियल के अंदर बातें बड़ी अनसिस्टमैटिक तरीके से लिखी हुई हैं, बड़ी डिफिकल्ट तरीके से लिखी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये नोट्स, आप लोगों की ये पूरी की पूरी पढ़ाई बिल्कुल सिस्टमैटिकली आप लोगों के पास में अरेंज रहे। क्योंकि बेटा रजिस्टर से पढ़ना बहुत आसान होता है, किताबों से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, जब हम लोग नोट्स लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो सारी की सारी बातें ऑटोमेटिकली जमती जाती हैं। तो मैं पूरी इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको लिखवाऊंगा, आपको कभी भी मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितने नोट्स मैं आपको लिखवाता हूं वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखवा रहा हूं, और बिल्कुल ऐसे ही ये नोट्स आप लोगों के रजिस्टर में लिखे हुए रहने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहला आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं मेथड नंबर 1, प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, और प्लीज बेटा मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन मेथड में हम लोग जो नेशनल इनकम है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मैं क्या करूंगा कि भारत की धरती पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो मैं यहां पे जोड़ लूंगा। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ले लूंगा प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी।
मतलब भारत के अंदर, भारत की धरती पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन बेटा मैं यहां पे ले लूंगा, पूरा का पूरा प्रोडक्शन मैं यहां पे ले लूंगा। ठीक है, अब समझने में अपने को ऐसा लगता है सर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बातें, लेकिन इसके अंदर बहुत खास खास बातें हैं जो मैं आपको एक एक बारीकी यहां पर आपको समझाऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। अब भारत की धरती पर जितना भी माल बना है, चाहे वो किसी इंडियन ने बनाया हो, चाहे वो किसी फॉरेनर ने बनाया हो, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो मैंने यहां पे ले लिया। अब दोस्तों इस प्रोडक्शन में से मैं माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब बेटा वो गुड्स जिनका इस्तेमाल हम लोग दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, वो सामान जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स का जितना भी कंजम्पशन मैंने किया है मैं उसे माइनस कर दूंगा, और ऐसा करने पर बेटा मेरे पास जो अमाउंट आएगा, जल्दी से मुझे बताओ बच्चों इस अमाउंट को क्या बोलते हैं। हमने ये वाली बात कल भी सीखी है, ये वाली बात हमने कल ही सीखी है। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैंने ये जो मैंने भारत की धरती पर बना हुआ माल उसकी मार्केट प्राइस पर ले लिया और उसमें से मैंने इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को, अगर मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर मैंने लेस कर दिया, तो जल्दी से मुझे बताओ ये जो अमाउंट मेरे पास में आया है इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे। जल्दी बोलो बच्चों, इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे। हाँ, तो देखो यहां पर मेरे पास में जवाब आने शुरू हो गए हैं और मेरे पास में दीक्षा का जवाब आया है सर फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। इवन दो मैं यहां पे पूछना चाहता हूं दीक्षा से, दीक्षा बेटा मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस एडजस्ट करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी क्या। हाँ जी, मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की मार्केट प्राइस को एडजस्ट करूंगा तो क्या मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। वर्णन का जवाब आ गया है, कृष का जवाब आ गया है, दीक्षा ने समझ लिया है कि नो सर, नहीं सर गलत बोल दिया मैंने। हाँ, दीक्षा इस तरीके से बोल रही है, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे को माफ कर दो। ऐसा है क्या दीक्षा। यस, गलत जवाब गलत जवाब गलत जवाब, यस। हाँ जी, तो बेटा यहां पे ये जो आया है आपके पास, दिस इज जीडीपी एमपी। बेटा कल ही हम लोगों ने ये वाली बात की थी कि अगर हम लोग भारत की धरती पर जितना भी माल बन रहा है उसकी मार्केट प्राइस को अगर मैंने ले लिया तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। ग्रॉस ये मार्केट प्राइस पे ले रहा हूं इसलिए ये जीडीपी एमपी है। और बेटा आपको मालूम है मार्केट प्राइस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है और टोटल कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। वैसे मैं आपको बता दूं इसे हम लोग जीवीए एमपी भी बोलते हैं बेटा, जीडीपी एमपी भी बोलते हैं, जीवीए एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं जीडीपी एमपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर जीडीपी एमपी में से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा। यस, मेरे पास आ जाएगा एनडीपी एमपी या एनवीए एमपी। ओके सर, अब बेटा एनडीपी एमपी में अगर मैं प्लस माइनस कर दूं नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को, तो अगर मैं नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को अगर मैंने एडलेस कर दिया तो ये एडलेस करने पर बेटा डोमेस्टिक बन जाएगा नेशनल, और डोमेस्टिक बन जाएगा नेशनल तो ये कहलाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट या एनएनपी हो जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड हमेशा डोमेस्टिक वाली को बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखना बेटा, वैल्यू एडेड जो आप लोग बोलते हो ना ये हमेशा डोमेस्टिक वाली को बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखना यहां पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने लिखा जीवीए एनवीए। लेकिन बेटा जब ये नेशनल बन जाएगा तब आप इसे वैल्यू एडेड बोलना बंद कर दोगे।
ठीक है, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेटा जब तक डोमेस्टिक लिख रहे हो तब तक वैल्यू एडेड लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को अगर मैंने एडजस्ट कर दिया तो ये बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और बेटा इसमें से मैं प्लस माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करने पर मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आप लोग जानते हो कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है मेरी बात? अब जरा देखो प्रोडक्शन मेथड कैसे अप्लाई किया। बेटा प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले मैंने ये देखा कि भारत की धरती पर टोटल जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितना बना है, प्रोडक्शन कितना हुआ वो जोड़ा। इसमें से मैंने माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, मतलब वो जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका जितना भी कंजम्पशन हुआ है मैंने उसको यहां पर माइनस कर दिया। तो मेरे पास में आ गया है यहां पर ग्रॉस वैल्यू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन तो ये बन गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने प्लस माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, मैंने प्लस माइनस कर दिया नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को, तो बेटा ये बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और बेटा अगर मैं इसमें इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ऐसा करके बेटा मेरे पास में यहां पर आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। चलो बेटा जल्दी से मुझे ये बताओ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आप ये मुझे बताओ कि जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने तरीका लगाया, इस तरीके में अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो मुझे जल्दी से बताइए। यस गाइस जल्दी से मुझे जवाब दो। यस मेरे बच्चों जल्दी से मुझे जवाब दो कि क्या आपको मेरा ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया। और अगर आपको मेरा ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ रहा है तो मैं इसकी बारीकियां अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा। चलिए पहली बारीकी आप ध्यान से सुने एक एक करके। टोटल प्रोडक्शन will be calculated as under। बेटा टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे ये वाली बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर अगर आपको याद आए तो सेल्स प्लस माइनस चेंज इन स्टॉक। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा क्योंकि कल ही समझाया था इसलिए आप लोगों को यह वाला पॉइंट याद होगा। अब इसमें कुछ मजेदार बातें। सबसे पहला बच्चों अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेल्स दे रखी है और आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा, अब आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग सेल्स को ही प्रोडक्शन मान लेंगे? यस सर, आप सेल्स को ही प्रोडक्शन मानोगे क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। जरा दिमाग लगा के सोचो। मान लो तुम्हारे सामने एक सवाल आ रहा है जिसमें तुम्हें नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करनी है, पर उस सवाल के अंदर तुम्हें टोटल प्रोडक्शन नहीं दे रखा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दे रखा, आपको सिर्फ सेल्स दे रखी है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? जो सेल है वही प्रोडक्शन के बराबर है। इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि हमारा कोई चेंज इन स्टॉक नहीं है, और चेंज इन स्टॉक नहीं है तो जो सेल है वही प्रोडक्शन है। लिखो इफ change in stock is not given, then
सेल एंड प्रोडक्शन will be considered equal. Sale and production will be considered equal. तो बेटा अगर चेंज इन स्टॉक आपको नहीं दे रखा तो जितनी सेल दे रखी है उसी को प्रोडक्शन मान लेंगे। ध्यान रखना, ये जितनी भी बातें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं बारीकी से, ये सारी की सारी चीजें अपने को सवालों को सॉल्व करने में काम में आएगी। ठीक है। नंबर 2, एक बात मुझे बताओ बेटा, ये जो सेल यहां पर आप ले रहे हो, जल्दी से बताओ क्या इस सेल के अंदर एक्सपोर्ट सेल इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से बोलो। ये जो सेल यहां पे दे रखा है, जैसे आपको ये बताया जाए कि मैंने भारत के अंदर 1 ट्रिलियन का माल बेचा और मैंने एक्सपोर्ट में मैंने एक्सपोर्ट सेल जो की है वो मैंने की है 2 ट्रिलियन डॉलर की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो आप सेल ले रहे हो वो सेल आपको कितनी लेनी है? जो डोमेस्टिक सेल है 1 ट्रिलियन डॉलर की वो लेनी है, या जो टोटल सेल है 3 ट्रिलियन डॉलर की वो लेनी है? जल्दी से जवाब दो चैट बॉक्स में। देखो भैया, क्लास पूरी तरह इंटरेक्टिव होनी चाहिए। जब तक क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी मजा नहीं आएगा। यस, शुभम का जवाब आ गया है 3 ट्रिलियन डॉलर, वर्णन का जवाब आ गया है 3 ट्रिलियन डॉलर, दीक्षा का जवाब भी आ गया है 3 ट्रिलियन डॉलर। जल्दी से मुझे बताइए कि यहां पर जो सेल मुझे लेनी है वो सिर्फ डोमेस्टिक वाली लेनी है या टोटल वाली लेनी है? एक बात मुझे बताओ कि मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं भारत के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ है। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो माल भारत के अंदर बना ये माल भारत के अंदर ही बिका है या भारत के बाहर बिका है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो माल भारत के अंदर बना है वही भारत की नेशनल इनकम है। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि माल चाहे भारत के अंदर बिका हो चाहे माल भारत के बाहर बिका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माल बना कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, भारत में माल बना कितना है? 3 ट्रिलियन डॉलर का। तो एक बात ध्यान रखना कि जब आप यहां पे प्रोडक्शन कैलकुलेट करो तो ये जो सेल आप ले रहे हो इस सेल के अंदर आपको एक्सपोर्ट सेल भी लेनी है, आपको एक्सपोर्ट सेल भी लेनी है। तो जरा लिखो ये वाला पॉइंट, सेल्स अबव विल इंक्लूड एक्सपोर्ट सेल्स ऑल्सो। ये जो बेटा ऊपर आपको सेल्स दे रखी है इसमें आपको एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो भी लेनी है। अब मैं तुमको बताता हूं, सवाल बनाने वाला एक कॉम्प्लिकेशन देगा। सवाल बनाने वाला कॉम्प्लिकेशन क्या देगा? सवाल बनाने वाला बोलेगा सेल्स 10 ट्रिलियन, सेल 10 ट्रिलियन की है, और साथ में आपको यह बता दिया एक्सपोर्ट सेल 2 ट्रिलियन की है। अब दोस्तों मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पे सेल मुझे दे रखा है 10 ट्रिलियन और एक्सपोर्ट सेल मुझे दे रखा है 2 ट्रिलियन। जल्दी से मुझे यह बताइए कि यहां पर जो मुझे सेल लेनी है वो कितनी लेनी है? 10 ट्रिलियन या 12 ट्रिलियन? जल्दी से जवाब दो, 10 ट्रिलियन या फिर 12 ट्रिलियन? दीक्षा का जवाब आ गया है। सबसे पहले दीक्षा बोल रही है 12 ट्रिलियन। क्या बात है? निकेत जल्दी जवाब दीजिए। यस, वर्णन बोल रहा है सर 10 ट्रिलियन। ओके, तो भैया दीक्षा और वर्णन दोनों के जवाब आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। दीक्षा बोल रही है 12 ट्रिलियन और वर्णन बोल रहा है 10 ट्रिलियन। निकेत भी बोल रहा है 10 ट्रिलियन। ओके, शुभम तिवारी जो हैं वो दर्शक बन गए हैं, मूक दर्शक, और नितेश तिवारी कोई जवाब नहीं दे रहे। शुभम तिवारी जो है वो बोल रहा है 2 ट्रिलियन उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, अब सुनो। यस, और क्रिश का जवाब आ गया। क्रिश बोल रहा है 12 ट्रिलियन। भैया ये 12 ट्रिलियन वालों के जवाब गलत हैं। बेटा एक बात बताओ, यहां पे सेल लिखा है ना, यहां पे ये कहां लिखा है कि ये कौन सी वाली सेल है? इंडिया की सेल है, ये एक्सपोर्ट सेल है? कहां लिखा है? सिर्फ सेल ही तो लिखा है। अब हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेल्स लिख करके दे रखा है तो बेटा वो एक्सपोर्ट सेल इंक्लूड मानेंगे उसमें।
मतलब अगर आपको सेल दे रखी है 10 ट्रिलियन, सिर्फ सेल लिखा है, तो याद रखना इसके अंदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों को इसी के अंदर इंक्लूड मानेंगे, मतलब दोनों इसी के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब जरा ध्यान से सुनो दूसरी बात। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है डोमेस्टिक सेल 10 ट्रिलियन और एक्सपोर्ट सेल 2 ट्रिलियन, अब बताइए आप टोटल सेल कितनी लेने वाले हो? जल्दी बताओ। अगर आपको क्वेश्चन में सेल ना लिखा हुआ दे रखा है डोमेस्टिक सेल 10 ट्रिलियन है और एक्सपोर्ट सेल 2 ट्रिलियन है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि आप यहां पे जो टोटल सेल लोगे वो कितनी लेने वाले हो, 10 या 12? अब आए ना सही जवाब, मजा आ गया, मजा आ गया, अब आ गए सही जवाब। अब सबके सही जवाब है, बस निकेत का जवाब नहीं आया है। तो दीक्षा, शुभम, वर्णन सबका जवाब, कृष्का सबका जवाब सही आ गया है। सब लोग बोल रहे हैं सर सेल जो हम लोग लेंगे वो 12 ट्रिलियन डॉलर की 12 ट्रिलियन की लेंगे, क्योंकि सर हमारी टोटल सेल, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल मिलाकर हमारी टोटल सेल 12 ट्रिलियन की है। क्या बात है, मजा आ गया? तो भाई समझदारी रखना, अगर क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट सेल अलग से दे रखी है तो सावधानी रखना, ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, सेल लिखा है या डोमेस्टिक सेल लिखा है, इस बात की समझदारी रखनी है। ठीक है? इफ क्वेश्चन has given only sales, then remember that it includes export sales also. It includes export sales also, but if question has given domestic sale, then it does not include export sales. It does not include export sales. Therefore, to find total sales, we will add domestic sale and export sale. डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट सेल। तो बेटा इसके अंदर हम लोग डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों को जोड़कर टोटल सेल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब बेटा यहां पर ये जो प्रोडक्शन वाली बात है ये तो एक बार मैंने यहां पे ले ली, ठीक है? अच्छा, एक या प्रोडक्शन से रिलेटेड चलो कुछ बातें और डिस्कस करता हूं। एक बात मुझे बताओ कि आप लोग ये तो जानते हो कि हम लोग जो प्रोडक्शन लेते हैं वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का लेते हैं, इकोनॉमिक गुड्स का और सर्विसेज का, दोनों का हम लोग लेते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर है जो मैं आप लोगों से यहां पर पूछना चाहता हूं। आर यू रेडी फॉर माई क्वेश्चन? यस, जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग तैयार हो मेरे सवाल के लिए? यस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो, वेंकटेश थैंक यू। चलो, अब मेरे सवाल का एक बिल्कुल सिंपल जवाब देना। ये है मिस्टर रवि, मिस्टर रवि मतलब मैं, ठीक है? और मैंने क्या किया कि मैंने एक अपने रहने के लिए बिल्डिंग बनाई। मैंने अपने रहने के लिए एक बिल्डिंग बनाई है, ठीक है? मैंने ये बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं बनाई, मैंने ये बिल्डिंग अपने रहने के लिए बनाई है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या ये बिल्डिंग बनाना, क्या इस बिल्डिंग की वैल्यू प्रोडक्शन में काउंट करेगी जीडीपी निकालने के लिए या नहीं करेगी? यस, जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। ये मिस्टर रवि हैं, इन्होंने अपने घर की बिल्डिंग बनाई है, रहने के लिए मकान बनाया है
और उस मकान को बनाने के लिए मान लो मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो मैंने 1 करोड़ रुपया लगा करके मैंने अपना घर तैयार करवाया है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग देश की जीडीपी के अंदर काउंट करेगी? क्या ये 1 करोड़ की बिल्डिंग को मुझे यहां पर प्रोडक्शन के अंदर लेना है या नहीं लेना? जल्दी से मुझे बताइए, ये प्रोडक्शन के अंदर लेना है या नहीं लेना है? यस, जल्दी 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 जल्दी, हाँ जी, लेना है कि नहीं लेना? क्रिश का जवाब यहां पर आ गया है नो। अच्छा, और यहां पे वर्णन का जवाब भी, यहां पे शुभम का जवाब भी आ गया है नहीं, वर्णन का जवाब भी आ गया है नॉट इंक्लूडेड, दीक्षा का जवाब भी आ गया है नो, निकेत बोल रहा है करेंगे, क्रिश बोल रहा है नहीं करेंगे, वेंकटेश बोल रहा है नहीं करेंगे, मतलब ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बिल्डिंग को बनाने के लिए ये खर्चा लगा कहां पे होगा? सोचो जरा, ये खर्चा लगा कहां पर होगा? आर्किटेक्ट ने अपनी सर्विसेज दी होंगी, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपनी सर्विस दी होगी, बिल्डिंग मटेरियल वाले ने बिल्डिंग दी होगी, टिम्बर वाले ने टिम्बर दिया होगा, कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया होगा, ठीक है, जो पेंट बेचने वाली कंपनी है एशियन पेंट्स, उन्होंने पेंट बेचा होगा हमें, उसके अलावा जो पेंटर है उसने पेंट करने का पैसा लिया होगा, फॉल सीलिंग वाले ने फॉल सीलिंग बनाने का पैसा लिया होगा। आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि क्या इन लोगों को जो इनकम मिल रही है, क्या इन लोगों को जो इनकम मिल रही है, क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आराम से विचार करके मुझे जवाब दीजिए। यस, आराम से सोच के मुझे जवाब दो कि बिल्डिंग बनाने के लिए इतने सारे लोगों ने काम किया है, इन लोगों की इनकम को क्या देश की इनकम में काउंट नहीं किया जाना चाहिए? क्या जल्दी से बताओ, क्या इन लोगों की इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाना चाहिए? क्या अब आप मुझे बोलोगे सर इनकी इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए सर, क्योंकि ये इनका रोजगार है सर, इसी से इनका घर चल रहा है, यही इनका काम धंधा है, तो सर इनकी ये सारी की सारी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। एक बात बताओ मेरे बच्चों कि अगर मैं इसको नेशनल इनकम में, मतलब यहां पे ये दिमाग लगाओ कि इन लोगों को जो मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, ये 1 करोड़ रुपए आप नेशनल इनकम में इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल करना चाहते हो, लेकिन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1 करोड़ को कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो क्या आपकी नेशनल इनकम दोनों मेथड में अलग अलग नहीं आएगी? जरा सोच के देखो, तुमने प्रोडक्शन मेथड लगाया, तुमने इनकम मेथड लगाया। इनकम मेथड में क्या करते हैं? सारे लोगों की इनकम को जोड़ते हैं। अब अगर तुम सारे लोगों की इनकम को जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 करोड़ भी जुड़ेगा, लेकिन तुम प्रोडक्शन मेथड में बोलते हो नहीं नहीं सर हम इसको नहीं लेंगे। तो अगर आपने 1 करोड़ प्रोडक्शन मेथड में नहीं लिया, लेकिन वो 1 करोड़ आप इनकम मेथड में लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दोनों मेथड से नेशनल इनकम ही डिफरेंट निकलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो भैया इनको बनाने वाले लोगों की इनकम को अगर आप नेशनल इनकम में जोड़ रहे हो, तो भैया ये एसेट जो है ये भी नेशनल इनकम में जुड़नी चाहिए। नंबर 2, एक और बात मुझे बताओ, जरा दिमाग लगा के बताओ, मैंने ये कब कहा था कि सिर्फ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ही नेशनल इनकम में काउंट करता है? नेशनल इनकम में सिर्फ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ही इंक्लूड करता है, मतलब जो माल मैं बेचने के लिए बना रहा हूं सिर्फ वही इंक्लूड करेगा, ऐसा मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? आई नेवर सेड। मैंने ये बोला कि जो माल बाजार में बिक सकता है, ये बताओ तुम्हारा बना हुआ मकान, तुम्हारा घर क्या मार्केट में बेचने जाएं तो ये बिक जाएगा क्या? हां, तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की परिभाषा में आता है। अरे बेचना जरूरी नहीं है, बेचने लायक है कि नहीं है ये जरूरी है। आ रही है मेरी बात समझ में? आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, दैट इज अफेक्शनल वर्क, दैट इज नॉट काउंटेड इन जीडीपी। लेकिन क्योंकि वो बिक नहीं सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। आज मेरे मां के खाने की वैल्यू मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब मेरी मां के हाथ का खाना खाकर के जो मुझे मजा आता है, मैं उसकी वैल्यू ही नहीं बता सकता, मतलब वो अमूल्य चीज है, तो वो नेशनल इनकम में कैसे किस वैल्यू पे जोड़ूं? दैट वाज द प्रॉब्लम, इसलिए उसको नहीं लेते। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाई है, अपने रहने के लिए बिल्डिंग बनाई है, तो सारी की सारी चीजें इंक्लूड होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? सर अगर रवि खुद ही सभी चीज करे, हां तो भी इंक्लूड होगा, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू इंक्लूड होगी।
इंप्यूटेड वैल्यू मतलब अगर ये काम बाहर वाले से करवाते तो कितने का पड़ता, वो इंक्लूड होगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर एक व्यक्ति एक सुंदर बिल्डिंग बनाता है तो क्या देश का विकास नहीं होता? होता है ना, डेवलपमेंट है ना, तो फिर क्यों नहीं इंक्लूड होगा? और दूसरी बात, आप एक बात को समझो कि अगर मैं आर्किटेक्ट का काम भी कर रहा हूं मतलब मेरे में वो काबिलियत है, मतलब मैं आर्किटेक्ट को जितने पैसे देने वाला काम था वो मैंने खुद किया है, तो बेटा वो भी तो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर ये सारे काम मैं खुद करता हूं तो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अब एक बात तो समझ में आ गई कि रवि ये बिल्डिंग चाहे अपने घर के लिए बनाए चाहे अपने बिजनेस के लिए बनाए, लेकिन ये देश की जीडीपी में काउंट करेगा। अब मेरा एक दूसरा सवाल है, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, अपने नरेंद्र मोदी जी ने, बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली से आगरा की रोड बनाई, दिल्ली से आगरा की रोड बनाई। अब जल्दी से मुझे बताइए, दिल्ली से आगरा की रोड बनाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डैम्स बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, रेल की पटरियां बिछाई। जल्दी से मुझे बताइए, ये सारे के सारे काम, ये सारी की सारी फिक्स्ड एसेट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है, क्या ये देश के प्रोडक्शन में काउंट करेगी या नहीं करेगी? जल्दी जवाब दो। यस। और मैं आपको वापस बता दूं, आर्किटेक्ट भी काम कर रहा है, इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल वाले लोगों ने भी रोड़ी बजरी सप्लाई की है। हाँ, सोच के बताना। हाँ, अब आया ना जवाब। अब वर्णन बोल रहा है यस, दीक्षा बोल रही है होगा सर, निकेत गांधी बोल रहा है अभी भी नहीं होगा, अच्छा नहीं करेंगे, शुभम बोल रहा है सर ये लोगों की इनकम है बिल्कुल करेंगे, वेंकटेश बोल रहा है करेंगे। अब देखो, तुम में से आधे लोग बोल रहे हैं करेंगे, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं करेंगे। यार ऐसे कैसे चलेगा? एक जवाब दो, होगा या नहीं होगा? तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर सरकार कोई चीज बना रही है, तो आप एक बात को सोचो, सरकार सिर्फ माध्यम है, बनाने वाली जनता है, बनाने वाले तो लोग हैं ना। तो आप मुझे बताइए, इतने सारे लोगों ने अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं रोड को बनाने के लिए, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये जीडीपी के अंदर काउंट नहीं करेगा? बेटा एक बात ध्यान रखना, जब मैं यहां पे लिखता हूं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ एवरी इकोनॉमिक आर्टिकल, मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा हो, चाहे वो एंटरप्राइज के द्वारा हो, मतलब बिजनेस के लिए किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, वो आपके प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप एक बात मुझे बताओ, सरकार अगर रोड बनाने के लिए पैसा खर्च कर रही है तो क्या देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा? एक बात मुझे बताओ, आप हमेशा इस तरीके से सोचा करो कि अगर ये रोड बनाने के लिए सरकार ने किन लोगों को पैसा दिया, आर्किटेक्ट को दिया, इंजीनियर को दिया, वर्कर्स को दिया, बिल्डिंग मटेरियल वालों को दिया, जैसे डामर खरीदा उसको दिया, जिससे लेवलिंग करवाई उसको दिया, जेसीबी वालों को दिया, रोड रोलर वाले को पैसा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार ने इन सारे लोगों को पैसा दिया है और इन सारे लोगों की ये काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यही उनका धंधा है। तो आप मुझे बताओ, उन सब लोगों की इनकम को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा इनकम मेथड से? और ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम मेथड में इन सारे लोगों की इनकम को जोड़ा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन मेथड में उस प्रोडक्शन को भी जोड़ा जाएगा, वरना दोनों मेथड से नेशनल इनकम मैच ही नहीं करेगी। आप यहां पे रोड को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक, प्रोडक्शन मेथड में आपने रोड को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जब इनकम मेथड लगाओगे तो आप सारे लोगों की इनकम का टोटल लगाओगे और इनकम का टोटल लगाओगे तो रोड इंक्लूड हो जाएगी उधर। फिर मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? एक बात मुझे बताओ, इधर तुमने प्रोडक्शन मेथड में रोड के 100 करोड़ रुपए नहीं जोड़े, लेकिन ये 100 करोड़ खर्चा हुआ कहां? ये अलग अलग लोगों को ही तो दिए पैसे, तो उन लोगों की इनकम का टोटल लगा के जब मैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालूंगा तब तो इंक्लूड हो जाएगी रोड। पॉइंट समझ में आ रहा है? गाइस जल्दी 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 मुझे जवाब दो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो लिख लो कि अगर फिक्स्ड एसेट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा, मतलब
रहने वाला घर बनाओ, ठीक है, हाउस होल्ड के द्वारा हो, या फिर वो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस के द्वारा हो, या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, वो सब प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ मेरे बच्चों, पापा ने मम्मी को ज्वेलरी दिलवाई, ये जो ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी जो है वो प्रोडक्शन में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? बोलो यस, बताओ जी बताओ, प्रोडक्शन में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी बेचने वाले आदमी की तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसने तो गुड्स बनाकर बेचा है। आपके लिए ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके लिए ये पर्सनल एसेट हो सकती है, पर उसके लिए तो है ना गुड्स, बिल्कुल होगा। तो जरा ध्यान से लिखूं, प्रोडक्शन विल include construction of fixed asset by enterprise household and government, household एंड गवर्नमेंट। इसका मतलब बेटा फिक्स्ड एसेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी ने भी किया हो, लेकिन वो इंक्लूड होगा। अच्छा अब एक और सवाल पूछ रहा हूं, सोच विचार के जवाब देना। ये है मिस्टर वर्णन, ठीक है। अब यार ये नाम ही सूट नहीं कर रहा मेरे एग्जाम्पल पे, मतलब ये वर्णन जो नाम है ना, ये थोड़ा सा मतलब लगता ही थोड़ा सा एलीट है, ठीक है, पर मेरे एग्जाम्पल में फिट नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। मिस्टर वर्णन एक फार्मर है, मिस्टर वर्णन एक फार्मर है, और मिस्टर वर्णन ने 10 लाख रुपए का वीट ग्रो किया, 10 लाख रुपए का वीट ग्रो किया। मिस्टर वर्णन ने 5 लाख रुपए का वीट बेच दिया, और मिस्टर वर्णन ने 5 लाख रुपए का वीट मिस्टर वर्णन, उनकी 2 बीवियां और उनके 12 बच्चों ने कंज्यूम कर लिया, ठीक। तो भैया 5 लाख रुपए का जो वीट है वो मिस्टर वर्णन ने बेच दिया, और बाकी 5 लाख रुपए का जो वीट है वो मिस्टर वर्णन ने, उनकी 2 पत्नियों ने और उनके 12 बच्चों ने कंज्यूम किया है। मेरा सवाल आपसे ये है, यस 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 शुभम, मैंने जस्ट अभी चाय पी के पहले क्लास से पहले ही रखा इधर उधर, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यह बताओ कि जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम प्रोडक्शन में मैं सिर्फ 5 लाख लूंगा या फिर ये 5 लाख मिलाकर पूरा 10 लाख लूंगा? जल्दी से बताओ, यस जल्दी 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 मुझे बताओ कि मैं क्या लेने वाला हूं। हाँ वेंकटेश बोल रहा है 5 लाख, वर्णन तो जवाब ही नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वर्णन तो हंसते हंसते वहीं पे लोटपोट हो गया है। हाँ वर्णन तो वहां पे बेहोश हो गया हंसते हंसते। आ गया वर्णन का जवाब, वर्णन बोल रहा है 10 लाख। अच्छा अब देखो यहां पे निकेत का जवाब, यहां पे वेंकटेश का जवाब 5 आ रहा है, लेकिन बाकी सब लोगों का जवाब आ रहा है 10 लाख, और असली जवाब है 10 लाख, असली जवाब है 10 लाख। सर एक बात मुझे बताओ कि ये 5 लाख इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा? मैंने बोला कहानी को ऐसा समझो, वर्णन ने 10 लाख रुपए का ये वीट मार्केट में बेच दिया, वर्णन ने 10 लाख रुपीस का ये जो वीट है वो मार्केट में बेच दिया, और बेटा फिर बाद में अपनी 2 बीवी और 12 बच्चों के लिए, 2 बीवियां और 12 बच्चों के लिए वर्णन 5 लाख रुपीस का वीट मार्केट से खरीद के ले आया। अब आप मुझे बताओ कि अगर वर्णन ने ये पूरा 10 लाख का वीट बाजार में बेच दिया होता और बाद में 5 लाख का वीट खरीद के ले आता तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, तब तो आप लोग सीधे बोलते हाँ हाँ सर 10 लाख रुपीस का जो वीट प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा प्रोडक्शन में काउंट होगा। यार दोनों में क्या फर्क है? 10 लाख का वीट ग्रो किया, 5 लाख का बेच दिया, 5 लाख का खा लिया, या फिर मैं 10 लाख का बेच दूं और 5 लाख का मार्केट से वापस परचेज कर लूं,
दोनों में कोई फर्क है क्या? दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और बेटा इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया है, दोबारा सुन लो, अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया है वो भी प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन किया है तो वो भी इंक्लूड होगा, बशर्ते वो सामान इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। इसका मतलब एक बात को समझो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आर्किटेक्ट अपने घर का डिजाइन बनाएगा तो उसकी इंप्यूटेड कॉस्ट जीडीपी के अंदर काउंट होगी। यस, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी खुद की बिल्डिंग बनाएगा तो वो भी देश की जीडीपी में काउंट होगा, बिल्कुल होगा। बेटा अगर मान लीजिए कोई लॉयर अपना खुद का केस लड़ता है तो वो काउंट होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी इंक्लूड होगी, होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर है बात? यस, ओके, यस। चलिए बेटा, तो मेरे साथ में जरा ये वाला पॉइंट लिखो, लिखें, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन production for self consumption will also be included in the above production, ये जो ऊपर प्रोडक्शन दे रखा है इसके अंदर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड होगा। अब बेटा यहां पे अगला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है उसके बारे में बताता हूं। अगला सवाल आ रहा है, मान लो बेटा मेरा बिजनेस है और बिजनेस के लिए मैंने एक फैक्ट्री को किराए पे ले रखा है। मैंने बिजनेस के लिए फैक्ट्री को किराए पे ले रखा है और बेटा ये किराया हम लोग देते हैं मिस्टर शुभम को। ठीक है, और बेटा मैं अपने बिजनेस के लिए मैंने फैक्ट्री किराए पे ले रखी है और फैक्ट्री का किराया मैं दे रहा हूं शुभम को और किराया मैं देता हूं 10 लाख पर एनम। मेरा छोटा सा सवाल ये है, ये बताओ ये जो रेंट है क्या ये शुभम की इनकम है? क्या ये इनकम है शुभम की? बिल्कुल सर, ये शुभम की इनकम है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये शुभम की इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 लाख रुपए का रेंट शुभम की इनकम में काउंट करेगा। ये 10 लाख रुपए का रेंट शुभम की इनकम में काउंट करेगा और अगर इनकम में काउंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम में भी काउंट करेगा, नो डाउट एट ऑल। तो शुभम को अगर अपनी बिल्डिंग के ऊपर रेंट मिल रहा है तो वो शुभम की इनकम है और वो शुभम की इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, मान लीजिए ये मेरा बिजनेस है और मैं अपनी खुद की ओन बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। सोच के बताना, मैं अपनी ओन बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं और अगर ये बिल्डिंग किराए की होती तो भाई इस बिल्डिंग का 20 लाख रुपए का किराया लग रहा होता। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, ये 10 लाख रुपए का रेंट नेशनल इनकम में काउंट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये 20 लाख रुपए का रेंट नेशनल इनकम में काउंट करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से बताइए। ये 20 लाख रुपए का जो रेंट है वो काउंट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, या छोड़ो ना, बिजनेस छोड़ो, ये लो, मैंने हाउस होल्ड की बात कर ली, ये घर की बात कर ली, ठीक है, और ये फैक्ट्री नहीं है, ये हाउस है, मैंने घर किराए पे ले रखा है। अब बताओ करेगा या नहीं करेगा? यस गाइस, मुझे एक बार ये पता नहीं लग रहा कि आपने ये नहीं 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 जवाब कब दिया है। तो अगर आपने जवाब दिया है तो एक बार दोबारा से मेरे को जवाब दो, ये 20 लाख रुपए का जो रेंट है वो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो यस, जवाब दीजिए। जनरेट नहीं हो रहा है तो कंसिडर नहीं करेंगे। ओके,
वर्णन भी बोल रहा है नहीं करेंगे। ओके नहीं बेटा, अब प्लीज ध्यान से सुनिए बेटा, इसे इंक्लूड करेंगे, इसे इंक्लूड करेंगे। आप दो तरफा बात नहीं कर सकते। अगर मेरा ये मकान किराए का होता तो आप इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हो, और अगर ये मेरा खुद का मकान है तो आप इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे। यार ये क्या बात है? एक बात सोचो, अगर मैं ये वाला घर किराए पे दे दूं और खुद दूसरा मकान किराए पे ले लूं तो आप इंक्लूड करने लग जाओगे ना। अगर मैंने अपना घर किराए पे दे दिया और मैंने 20 लाख रुपए में दूसरा घर किराए पे ले लिया तो ऑब्वियस ही बात है, अब तो आप 20 लाख रुपए को नेशनल इनकम में काउंट करोगे, जीडीपी में काउंट करोगे, क्योंकि मैंने अपना रेंट किसी, अपना घर किसी और को किराए पे दे दिया। अच्छा, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? अपना घर किराए पे देके दूसरा घर किराए पे ले लूं तो आपको दिक्कत नहीं है, और अपने घर में खुद रह लूं तो आप मना कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कैश की बात नहीं हो रही है। कैश इज नॉट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने घर के अंदर रहते हो, आप ओन्ड प्रॉपर्टी में निवास करते हो, आप ओन्ड प्रॉपर्टी में रहते हो, तो भी बेटा उसकी जो इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू है वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट की जाएगी, वो भी जीडीपी के अंदर काउंट की जाएगी। क्लियर है बात? तो जरा फटाफट से ये वाली बात लिखो, लिखो फटाफट से। इंप्यूटेड रेंट, इंप्यूटेड रेंट, imputed rent of self owned property, या self या ऐसा लिखो, imputed rent of owner occupied house, imputed rent of owner occupied house, imputed rent of owner occupied house will also be included in production, will also be included in production। तो बेटा याद रखना, हम उसे भी प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक खास बात जो मैं यहां पे समझा दूं। अभी तक मैंने सारी की सारी बात इस प्रोडक्शन के बारे में की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में। अब तक देख लो, मैंने जितनी भी बातें लिखवाई वो सब प्रोडक्शन के बारे में थी, और अब मैं आखिरी बात आपको लिखवाने वाला हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में, क्योंकि बाकी सब के बारे में तो मैं डिटेल में पहले ही डिस्कशन कर चुका। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन will be calculated as under, intermediate consumption will be calculated as under opening stock of IG। बेटा IG का मतलब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा वैसे आप लोगों को, सभी लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं वो आप सब लोगों को आता है, तो बस वही तो चीज है। रॉ मटेरियल इज व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने वही यहां पर लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। और कैसे निकालना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना, ये जो परचेज आप ले रहे हो, इस परचेज के अंदर आपको इंपोर्ट्स भी इंक्लूड करने। अब एक बात मुझे बताओ कि आप लोग जब प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो वो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल डोमेस्टिक होता है या इंपोर्टेड मटेरियल भी इस्तेमाल होता है? सोच के बताओ। ये बताओ, यदि आप लोग प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करने के दौरान
आप सिर्फ डोमेस्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हो या फिर इंपोर्टेड मटेरियल का इस्तेमाल भी होता है? सर ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है सर, इंपोर्टेड मटेरियल का इस्तेमाल भी होता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो परचेजेस यहां पर अपन लोग लेते हैं, इस परचेजेस के अंदर इंपोर्टेड गुड्स या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल या इंपोर्टेड इंटरमीडिएट गुड्स भी शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी शामिल होते हैं। अब मेरी बात को समझना, अगर सवाल में आपको सिर्फ लिखा हुआ दे दिया परचेज, तो बताओ सिर्फ परचेज लिखा हुआ दे रखा है, तो क्या इसमें इंपोर्ट शामिल है या नहीं है? वही सेम ऊपर सेल वाली बात है, जैसे सेल के अंदर एक्सपोर्ट शामिल है या नहीं है, वैसी बात मैं यहां पर पूछ रहा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लिख करके दे दिया परचेज, तो जल्दी से बताओ परचेज के अंदर इंपोर्ट शामिल होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, परचेज के अंदर इंपोर्ट शामिल होगा या नहीं होगा? और जवाब है कि अगर सिर्फ परचेज लिखा हुआ है तो अपन मान लेंगे कि इसके अंदर इंपोर्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि सिर्फ परचेज लिखा हुआ है मतलब ये टोटल परचेज है। लेकिन सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज की जगह डोमेस्टिक परचेज दे दिया, तो याद रखना डोमेस्टिक परचेजेस के अंदर इंपोर्ट शामिल नहीं है, वो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा टोटल परचेज निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर सिर्फ परचेज लिखा है मतलब इंपोर्ट इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक परचेज लिखा है मतलब इसमें इंपोर्ट शामिल नहीं है, आपको टोटल परचेज निकालने के लिए इंपोर्ट को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है ये वाली बात? चलो, तो ये लास्ट पॉइंट लिखो फटाफट से, ये लास्ट पॉइंट फटाफट से लिखो। if question has given only purchases, if question has given only purchases, then we will assume that this is total purchase. We will assume that this is total purchase including imports, whereas if question has given domestic purchase, then it does not include imports, and to calculate total purchase, we will add domestic purchases and imports. We will add domestic purchases and imports. तो बेटा हम लोग डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा टोटल परचेज। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा? टोटल परचेज। ठीक है, क्लियर बात? अब देखो यहां पर मैंने आप लोगों के साथ में ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है। और बेटा ये वाला जो मेथड है प्रोडक्शन मेथड, इसकी एक एक बारीकी जो है वो मैंने यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली है। अच्छा एक बात मुझे बताऊं, अगर एक बिजनेसमैन अपने लिए मशीन बनाता है तो क्या वो प्रोडक्शन में काउंट होगा? हां जी, ये बताओ, एक बिजनेसमैन अगर अपने लिए एक मशीन कंस्ट्रक्ट करवाता है तो क्या वो प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, वो इंक्लूड होगा
या नहीं होगा? वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हाँ जी, और यहां पर जवाब आ गया है, दीक्षा का जवाब आ गया है इंक्लूड होगा, निकेत का जवाब आ गया है यस, वर्णन का जवाब आ गया है यस, क्रिश का जवाब आ गया यस, सब लोग बोल रहे हैं होगा। क्या बात है, मजा आ गया। और बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी अभी तो बताया सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट्स भी प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट किसी हाउस होल्ड ने बनाई हो, चाहे बिजनेस के लिए बनाई हो, चाहे गवर्नमेंट ने बनाई हो, सब इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अगली बार जब आप देखो, अगली बार जब आप रोड पर निकलो और आप देखो एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ना, ये हमारे देश की जीडीपी में जुड़ता है। ये जो सड़क बन रही है ना, ये हमारे देश की जीडीपी में जुड़ती है। ये जो फ्लाईओवर, ये जो डैम्स बन रहे हैं ना, ये हमारे देश की जीडीपी में जुड़ता है। तो फिक्स्ड एसेट का कंस्ट्रक्शन चाहे हाउस होल्ड करवाए, चाहे बिजनेस करवाए, चाहे गवर्नमेंट करवाए, ध्यान रखना वो देश की जीडीपी में काउंट होता है, वो प्रोडक्शन में गिना जाता है। ठीक है, ओके, क्या बात है नीलेश, ऑल गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो टाइम है, वो टाइम जो है वो हो गया है खत्म। लेकिन दोस्तों हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हमें इनकम मेथड सीखना है, अभी हमें एक्सपेंडिचर मेथड सीखना है, और उसके बाद हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जितनी बारीकी से मैंने आपको एक एक बात समझाई है, ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो हंसी मजाक वाली चीजें चल रही हैं। आप मुझसे ये वाली बात बोलने वाले हो कि सर क्या इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं? और मजा आएगा आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, चलो गाइस, तो आगे की बात हम लोग करेंगे कल। ठीक है, शुभम पूरा नेशनल इनकम होगा, पूरा नेशनल इनकम। ठीक है, यस, कल क्लास है, बिल्कुल ये सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।